जी तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन। इसमें मौजूद एक्सरसाइज के तमाम एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और दीगर ऐसे सवालात जो कि आपके इम्तिहान के लिए ज़रूरी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह, इनको हम प्रॉपरली हल करेंगे और जानेंगे कि इनके जवाबात हैं क्या और उनकी आखिर उस जवाब होने की क्या वजह है। तो लिहाजा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल ये किया जा रहा है कि पौधे के किसी हिस्से से एक मुकम्मल नया पौधा अगर बना लिया जाए तो इस अमल को क्या कहेंगे। मतलब एक पौधे का कोई हिस्सा लिया आपने, स्टेम ले लिया, रूट ले लिया या कोई भी हिस्सा, और उससे आपने नया पौधा बनाया है, तो इसको बडिंग कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन कहेंगे, रीजनरेशन कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है स्टूडेंट दो किस्म की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो पौधों के हिस्से लेकर ही जो है वो एक नया पौधा बना लिया जाता है। तो डी यानी दाल ऑप्शन इसका सही रहेगा। सो दाल इज़ द राइट आंसर। सो दाल को आप सर्कल कर लें। उसके बाद अगला सवाल किया जा रहा है जी, राइजोपस एक आपको पता है फंगस का नाम है। राइजोपस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेता है। तो राइजोपस जो है आपने स्पीशी पढ़ी है, तो आप बताएं कि आखिर ये कौन से तरीक़ेकार से जो है ये रिप्रोडक्शन करता है। क्या वो बाइनरी फिजन है, स्पोर्स बनाना है, या बडिंग करना है, या एंडोस्पोर्स बनाना है। तो लिहाजा मैंने आपको स्पोर्स फॉर्मेशन के अंदर ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो लिहाजा स्पोर फॉर्मेशन ही याद रखिएगा। और बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम स्पीशी, बैसिलस स्पीशी, वो एंडोस्पोरी भी कर लेती है और एंडोस्पोरी से अपने वो रिप्रोडक्शन करती है। कुछ बैक्टीरिया की स्पीशी एंडोस्पोरी करती है, यानी कि वो एंडोस्पोर करती है। तो आपने स्पोर यानी कि जीम ऑप्शन को सही समझना है राइजोपस के लिए। तो लिहाजा जीम इसका सही आंसर है। सो जीम को सर्कल कर लें, ये इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये किया जा रहा है कि एक कॉर्म से लहसुन के नए पौधे नमू पाते हैं। यानी एक कॉर्म होती है, उससे लहसुन के पौधे नए बनते हैं, ये अमल कहलाता है। यानी कि एक कॉर्म से अगर लहसुन का नया पौधा बन जाता है तो इसको आप क्या कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन अलिफ है, बे में रीजनरेशन लिखा गया है, सी में मियोसिस है और डी में फिर गैमेटोजेनेसिस है। तो लिहाजा वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही इसका सही जवाब रहेगा, क्योंकि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बल्ब, कॉम्स, राइजोम्स, इन सब की बातें की गई हैं। तो लिहाजा अलिफ इसका सही जवाब रहेगा। सो इसका जवाब है। उसके बाद चलते हैं अगला सवाल, पैवंदकारी यानी ग्राफ्टिंग कौन सा फ़ायदा नहीं होता। अगर आप पैवंदकारी करते हैं तो इसका फ़ायदा नहीं होता। मतलब पैवंदकारी से आबाई पौधे से मुशाबा होता है, यानी कि जो पेरेंटल प्लांट्स होते हैं वो आगे से ऑफस्प्रिंग भी उनके सेम टू सेम रहते हैं। तो कौन सा फ़ायदा नहीं होता। ग्राफ्टिंग के बगैर बीज वाले फलों की नस्ल आगे बढ़ाई जाती है। यानी कि अगर ग्राफ्टिंग कर लेते हैं ना आप, मतलब पैवंदकारी करते हैं, तो बीज वाले फलों की नस्ल आगे बढ़ाई जाती है, बीज के जो बगैर होते हैं। तो ये बात भी सही है। सो ग्राफ्ट से दो पौधों की खसूसियात का मिलाप कराया जाता है, ये भी बात सही कि दो पौधों की खसूसियात एक ही पौधे में मिल जाती हैं। ग्राफ्टिंग से पसंदीदा फलों की तेज़ पैदावार की जाती है। तो कौन सा फ़ायदा नहीं होता। तो ग्राफ्टिंग से डेफिनेटली पसंदीदा फलों की तेज़ पैदावार होती है, ये भी बात सच है। तो इसमें से फ़ायदा कौन सा नहीं होता वो आपने देखना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें से मैं पहले ऑप्शन को ही लूँगा, पैवंदकारी में आबाई पौधों से मुशाबा होते हैं। यानी कि जो आबाई पौधे होते हैं अगर उनको कोई बीमारी लगती है तो फिर दूसरे जो पौधे उसकी औलाद पौधे हैं तो वो भी सारे क्या होंगे, इस बीमारी का शिकार हो जाएंगे मुशाबहत की वजह से। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक नुकसान भी है। तो लिहाजा अलिफ जो है इसका सही जवाब होगा। तो सब बच्चे अलिफ पे जो है सर्कल कर लें। आगे चलते हैं हम 5वें सवाल की तरफ। तो प्यारे बच्चों, 5वां सवाल ये किया जा रहा है कि पोलिनेशन से मुराद पोलन ग्रेन्स का मुंतकिल होना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पोलिनेशन में ये होता है कि जो पोलन्स होते हैं ना फ्रॉम दी एंथर ऑफ द मेल प्लांट्स, ये किसी भी ओवरी के टॉप साइड पे यानी कि स्टाइल से ऊपर जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा पे जाके चिपकते हैं। तो यानी पोलन का ट्रांसफ़र होना स्टिग्मा पे जो है, एंथर से स्टिग्मा पे, इसको हम कहते हैं पोलिनेशन। ये पोलिनेशन की डेफिनेशन भी है। तो लिहाजा इसका अंदर जो ऑप्शन है उसमें एंथर से स्टिग्मा पे आना है पोलन्स का, या स्टिग्मा से एंथर पर जाना है, या फिर सेपल से पेटल पर जाना है, या पेटल सेपल पर जाना है। तो ये तो वैसे ही नॉनसेंस लग रही है। तो बे और एलिफ में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, क्योंकि एंथर में पोलन्स होते हैं, वहाँ से निकलते हैं पोलन्स और ओवरी के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाते हैं। इस अमल को पोलिनेशन कहते हैं। लिहाजा अलिफ ही इसका सही जवाब होगा।
सो अलिफ को सर्कल कर लें। उसके बाद है जी पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन से क्या मुराद है। पौधों में आपको पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन जैसे हम वामिल होते हैं, तो 2 स्पर्म्स का एक एग सेल से मिलाप, तो ये बात सच नहीं है। एक स्पर्म का एक एग सेल से दूसरे का फ्यूजन न्यूक्लियस से मिलाप, तो ये बात सच लिखी हुई है। सो 2 स्पर्म्स का एक ही एग सेल से मिलाप, तो ये बात भी गलत है। ट्यूब न्यूक्लियस का फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ आपस और स्पर्म का एग सेल से मिलाप, ये भी बात गलत है। तो लिहाजा एक स्पर्म का एक सेल के साथ मिलाप होना और दूसरे स्पर्म का फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलाप होना, तो ये बात सही लिखी है। सो बे इसका सही आंसर होगा। सो बे पे आप सर्कल कर लें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये किया जा रहा है अब आपसे कि जो पौधों में फर्टिलाइजेशन के बाद फल किससे बनता है। यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है ना, तो फल भी बनता है पौधों में ना, फल भी बनता है, तो फल हम खाते भी हैं। तो याद रखिएगा मेरी बात आज की इस क्लास के बाद कि जो पौधों में फल बनता है ना, वो हमेशा ओवरी की ट्यूब से बनता है, ओवरी की दीवार से बनता है, सॉरी ठीक है, ओवरी की वॉल से। तो लिहाजा कोई भी फल खाते हैं, सेब, माल्टा, किन्नू, व्हाटएवर, सब यही होता है। सो ओवरी की दीवार यानी कि बे ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद है मादा की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को का कौन सा हिस्सा ओवरी से एग सेल्स को वसूल करता है। यानी कि जो मादा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये अभी आपने पढ़ लिया टॉपिक, इसमें फ़ीमेल रैबिट और मेल रैबिट के बारे में बताया गया था। तो वो कह रहे हैं कि आखिर कौन से हिस्से से जो है वो एग सेल को रिसीव होता है। तो वो फ्लोपियन ट्यूब होती हैं जो एग सेल रिसीव करती हैं ओवरी से। तो फ्लोपियन ट्यूब्यूल्स को आपने या ट्यूब्स को नहीं भूलना। तो लिहाजा आप जो है फ्लोपियन ट्यूब पे टिक लगा लें। स्टूडेंट्स, अगला सवाल किया जा रहा है टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स कहाँ पर बनते हैं। तो टेस्टिस के अंदर स्टूडेंट्स, मैंने आपको मुख्तलिफ एनाटमी बताई सारी टेस्टिस की, और इसमें याद रखिएगा वैस डेफन्स जो है एक जगह है, इसके सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं और फिर कलेक्टिंग डक्ट्स हैं और स्पर्म डक्ट्स हैं। तो लिहाजा जो स्पर्म्स बनते हैं वो याद रखिएगा सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब जो है वो सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होगा, तो जीम इसका जवाब। तो जीम पे आप सर्कल कर लें। उसके बाद जी 10वां सवाल की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन से सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद कम होती है, हैप्लॉइड होती है, यानी हाफ होती है। तो डेफिनेटली स्पर्मेटोगोनियम तो अभी बन रहा है, स्पर्म तो बना नहीं है। स्पर्मेटोगोनियम नॉर्मल सेल है जिसकी मियोसिस अभी होनी है, तो ये तो 2n होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी जो है कह लें कि अभी एक ऐसा सेल है जिसकी अंदर अभी मौजूद हैं डबल, क्योंकि अभी यहाँ पर न्यूक्लियस की डिवीजन नहीं हुई। तो उसके बाद ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ना, इसमें मियोसिस का अमल हो गया होता है, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए होते हैं। तो ये भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपरली बता चुका हूँ अपने लेक्चर के अंदर। तो लिहाजा जीम जो है इसका सही जवाब रहेगा। तो ये गलती से निशान ऊपर भी लगे, जीम पे आप लगा लें, जीम इसका सही जवाब। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं अब हम मुख्तसर सवालात की तरफ। MCQs को तो हल कर लिया सारों को, अब हम चलते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ। कुदरती और मस्नूई वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस तरह से पौधों की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। तो इसमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके बताए जा रहे हैं, सारे आप इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है उसकी बहुत सी किस्में हैं, तो उसके आप ये सारे तरीके नोट डाउन कर लें, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपको पता है कि बागबान जो हैं ग्राफ्टिंग वगैरह भी करते हैं, ये भी एक तरीका है। तो ये शॉर्ट वैसे किसी तरीके से लग नहीं रहा, लेकिन ये है शॉर्ट ही वैसे। चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उसके बाद बागबान क्यों कलमकारी और पेवंदकारी के तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेटली जल्दी से पौधों को ग्रो करना होता है, इसलिए करते हैं। तो इस जवाब को आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद तीसरा सवाल है जी कि पार्थेनोजेनेसिस भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक किस्म है, इसका तबसरा करें। तो इसमें मैंने आपको अपने लेक्चर में भी बताया था कि जो एक सेल होता है, जो मतलब क्वीन एक अंडा देती है, तो वो क्वीन आगे से हेल्प चाहिए उसको अंडों को ड्रॉन्स के स्पर्म्स की। तो जिन ड्रॉन्स ने जो है वो स्पर्म्स वगैरह स्प्रे कर दिए होते हैं अंडों पे, वो तो नॉर्मली आगे से क्वीन और वर्किंग बीज बन जाते हैं, लेकिन जो अंडे अनफर्टिलाइज रह जाते हैं वो दोबारा ड्रॉन्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो बहरहाल ये बात अब याद रखिएगा, इसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि जो अंडे जो हैं वो मतलब जिनको फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो सकी जिन अंडों की, तो उनका क्या फ्यूचर था। उनका फ्यूचर यही था कि वो दोबारा माइटोसिस करके 1n से 1n जनरेशन बना लें, तो वो उन्होंने ड्रॉन्स बना दिए। उसके बाद अगला इसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं।
अगला सवाल ये किया जा रहा है चौथे नंबर पे कि एक फूलदार पौधे की लाइफ साइकिल का खुलासा बता दें। तो डेफिनेटली एक कोई भी फूलदार पौधा हो या जो भी वो हमेशा अपनी दो जनरेशन से गुजरता है। दो जनरेशन्स कौन सी हैं? एक स्पोरोफाइट जनरेशन है और एक गेमीटोफाइट जनरेशन है। तो आप ये स्पोरोफाइट तक लिख लें अभी। तो दूसरी जो है वो गेमीटोफाइट जनरेशन है, और गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन जब एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आ जाती हैं, इस अमल को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जो कि मैंने अपने लेक्चर में भरपूर अंदाज में आपको समझाया है। तो आप मेरा लेक्चर ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको ये सारा प्रोसेस प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो अभी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद हमारे पास पाँचवां सवाल है। पाँचवें सवाल में सवाल ये किया जा रहा है कि हवा के ज़रिए पोलिनेशन करने वाले फूल में आपको कौन सी साख्ती मुताबिकतें नज़र आती हैं? तो हवा, आपको पता है हवा से जो पोलिनेशन होती है उसका जो ज़रिया हवा ही है। तो और इसके अलावा पोलिनेशन जो है वो पानी की मदद से भी समटाइम्स हो जाती है। तो जो पोलन बज़रिया हवा मुंतकिल होते हैं फूलों की, उनकी फूलों की ख़ास किस्म की नेचर होती है। सबसे बड़ी नेचर ये होती है कि वो लटके हुए होते हैं, अंगूरों की बेल नहीं इस तरह लटकी हुई होती, ऐसे फूल लटके हुए होते हैं ताकि जब हवा टक्कर मारे तो वो सारी जो पोलन है वो उड़ उड़ के साथ वाले फूलों पे जाके टकरा जाएं और उड़ते रहें। तो ये काफ़ी खसूसियात हैं, 6 खसूसियात, इनको आप देख लें। उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान के नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का कोई तारुफ बता दें। तो पाकिस्तान के में तो आपको पता है कि एड्स कंट्रोल की और पोलियो कंट्रोल की बड़ी बातें की जाती हैं और इनको जो है वो कंट्रोल किया जाता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम को कहते हैं, और ये HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस की वजह से ही हमें बीमारी होती है। तो एड्स को जो एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है दैट इज़ बेसिकली नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, यानी NACP चलाया जा रहा है ताकि एड्स को जो है हम कंट्रोल करें इस मुल्क पाकिस्तान में। तो उसके बाद स्टूडेंट्स ये उसका कोई दूसरा साइड है सवाल के जवाब में, इसको नोट डाउन कर लें। अगला और आखिरी सवाल है कि बल्कि सवाल तो ख़त्म हो गई, आखिरी सवाल था शॉर्ट में कि 2005 में एक NACP ने जो है एक प्रिंट मीडिया और एक रेडियो चैनल्स के ज़रिए भी खदमात दी हुई हैं, तो उनको भी आप ये मलहूज़े खातिर रखें और याद कर लें। ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन आपको पता काम कर रही होती हैं, लेकिन यह है कि एड्स का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एड्स को कंट्रोल कर रही है ये आपको सबको पता होना चाहिए। वैसे अब तो मेरा ख्याल है कि इनको पोलियो के बारे में भी ज़्यादा ब्रीफ करना चाहिए। उसके अलावा अब जो एक नया वायरस आ गया दैट इज़ कॉल्ड द कोरोना वायरस, इसके ऊपर भी बातें करनी चाहिए। तो बहरहाल ये स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक था। बाकी नेक्स्ट वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सारी बुक की वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियोस भी निकाल सकते हैं, ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपनी स्टडीज़ को जारी रख सकते हैं। और लेक्चर ज़रूर सुना करें क्योंकि लेक्चर सुन के जब आप सवाल करते हैं तो ज़्यादा समझ में आते हैं। अगर लेक्चर सुने बगैर ही सवालों के जवाब रट्टा लगा के याद करते हैं तो उनका फ़ायदा कोई नहीं है। तो लिहाजा बात को समझें, सोचें और फिर लिखें ताकि आपको आने वाला जो दौर है स्टडीज़ का वो आसान रहे। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, उनको देख लीजिएगा और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।